नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो इसको हम काफ़ी गंभीरता के साथ पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, ताकि आपकी आने वाली परीक्षाओं में अगर यहाँ से कोई प्रश्न बने तो वो गलत ना हो। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मुख्य सेविका भर्ती 2022 के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कंप्लीट करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू किया जाए, आज का आपका प्रश्न है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि ICCW का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी है लखनऊ में, सी है जयपुर में, डी है नई दिल्ली में। बताइएगा भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि ICCW का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी जयपुर, डी नई दिल्ली। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 की। इसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्लियर है आपको? राष्ट्रीय से नेशनल, परिवार से फैमिली, स्वास्थ्य से हेल्थ और सर्वेक्षण से सर्वे, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है NFHS 5। क्लियर है आपको? तो के 5वें दौर के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। क्लियर है आपको? अब इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने के रूप में किया जाता है। क्लियर है आपको? कुछ नमूने लिए जाते हैं, उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। NFHS 5 की रिपोर्ट के बारे में परिचय क्या है उसको समझ लेते हैं। सर्वेक्षण में भारत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग तथा गुणवत्ता आदि से संबंधित जानकारी दी गई है। क्लियर है आपको? यह 30 सतत विकास लक्ष्यों जिन्हें देश के वर्ष 2023 तक हासिल करना है को तय करने के एक निर्देशक के रूप में काम करती है। क्लियर है आपको? इसका उद्देश्य क्या है? तो NFHS के उत्तरोत्तर चरण का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीय व तुलनीय डेटा प्रदान करना है। क्लियर है आपको? विश्वसनीय एवं तुलनीय डेटा प्रदान करना है। NFHS 5 राष्ट्रीय रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। कुल प्रजनन दर क्या है? तो कुल प्रजनन दर को इंग्लिश में कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में TFR कहते हैं। क्या कहते हैं? TFR। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में सीधे TFR पूछ लिया जाता है। कुल प्रजनन दर। क्लियर है आपको? टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होगा आपके लिए। जहां तक मुझे उम्मीद है यहां से आपकी परीक्षा में 99% प्रश्न बन सकता है। तो क्या है? NFHS 4 और NFHS 5 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर यानी कि TFR 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। कितनी हो गई है? 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। NFHS 4 में 2.2 थी और NFHS 5 में ये घटकर 2.0 हो गई है। क्लियर है आपको? भारत में अब प्रजनन दर लगातार घट रही है क्योंकि समाज अब व्यस्त हो गया है पढ़ाई में, अपने कार्यों में। तो शादियां देर से हो रही हैं तो प्रजनन क्षमता भी कम हो रही है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि अधिक से अधिक बच्चों का पालन पोषण कर पाएं उन्हें जन्म देने के उपरांत। तो कई कारण हैं जिनकी वजह से भारत में प्रजनन दर लगातार घट रही है। प्रतिस्थापन स्तर की क्षमता कुल प्रजनन दर है जो प्रति महिला पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या, जिस पर एक आबादी बिना प्रवास के पूरी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रतिस्थापित हो जाती है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको समझ लेनी होंगी। भारत में केवल 5 राज्य ऐसे हैं जो 2.1 प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। वो कौन कौन से हैं? वे हैं बिहार 2.98, मेघालय
2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26 और मणिपुर की है 2.17। क्लियर है आपको? मणिपुर की कितनी है प्रजनन क्षमता? 2.17। क्लियर है आपको? एक एक चीज को आपको गंभीरता के साथ पढ़ना है ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं उच्चतम और निम्नतम प्रजनन दर के बारे में। देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है। क्लियर है आपको? क्षेत्रवार यानी कि क्षेत्र के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 1992-93 के प्रति महिला 3.7 बच्चों से घटकर 2019-21 में 2.1 बच्चे हो गई है। क्लियर है आपको? जबकि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में कुल प्रजनन दर 1992-93 के 2.7 बच्चों से 2019-21 में 1.6 बच्चे हो गई है। तो 92-93 में शहरी प्रजनन दर थी 2.7, जो घटकर 2019-21 में 1.6 आ गई है। क्लियर है आपको? समुदाय वार, तो पिछले 2 दशकों में सभी धार्मिक समुदायों में मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। क्लियर है आपको? कम उम्र में शादियों की बात कर लेते हैं। समग्र, तो कम उम्र में विवाह के राष्ट्रीय औसत में गिरावट देखी गई है। क्या देखी गई है? विवाह के राष्ट्रीय औसत में गिरावट देखी गई है। क्लियर है आपको? NFHS 5 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई, जो NFHS 5 में 4 में रिपोर्ट की गई 26.8 से कम है। क्लियर है आपको? तो NFHS 5 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई। तो 23.3% ऐसी महिलाएं थीं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले ही हो गई, और NFHS 4 में रिपोर्ट की गई 26.8% से कम है। NFHS 4 जब आया था तब 26.8% ऐसी महिलाएं थीं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो गई थी, लेकिन NFHS 5 में सिर्फ 23.3% ऐसी महिलाएं बची हैं जिनकी शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई। तो गिरावट देखने को मिली है। पुरुषों में कम उम्र में विवाह का प्रतिशत 17.7 NFHS 5 में है, जो NFHS 5 में 20.3 था। तो यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। क्लियर है आपको? उच्चतम वृद्धि कहां पर हुई है? तो पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में यह दर बढ़ी है। त्रिपुरा में महिलाओं की विवाह में 33.1% से 40.1% और पुरुषों में 16.2% से 20.4% तक की सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है। तो वहां पर कम उम्र में आयु का विवाह करने की वृद्धि हुई है, लेकिन काफी राज्यों में कम हुई है। कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर वाले राज्य, तो बिहार के साथ पश्चिम बंगाल कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर वाले राज्यों में से एक है। कम उम्र में विवाह की न्यूनतम दर वाले राज्य, तो जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु, ये सभी ऐसे राज्य हैं जहां पर कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर वाले राज्य हैं। क्लियर आपको? कम उम्र में विवाह की न्यूनतम दर वाले राज्य हैं। ये वाला यहां पर हेडिंग कर लीजिएगा आप, अगर आप नोट कर रहे हो तो। कम उम्र में विवाह की न्यूनतम दर वाले राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु। क्लियर है आपको? किशोरावस्था में गर्भावस्था, किशोर गर्भावस्था, तो किशोर गर्भधारण की दर 7.9% से घटकर 6.8% हो गई है। क्लियर है आपको? 6.8% हो गई। तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की बात करें तो क्या निष्कर्ष निकला है इस रिपोर्ट में? समग्र यानी कि पूरी रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वर्ष 2015-16 में घरेलू हिंसा की 31.2% घटनाएं हुई, जो मामूली गिरावट के साथ वर्ष 2019-21 में 29.3% हो गई हैं। उच्चतम और न्यूनतम राज्य, तो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के सर्वाधिक घटनाएं 48% कर्नाटक में देखी गई हैं। इसके बाद बिहार, तेलंगाना, मणिपुर और तमिलनाडु का स्थान है। लक्षद्वीप में सबसे कम 2.1% घरेलू हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई हैं। संस्थागत जन्म, तो भारत में इसकी दर 79% से बढ़कर 89% हो गई है। संस्थागत जन्म का मतलब होता है किसी अस्पताल में किसी
अच्छे जगह पर स्वास्थ्य सुविधाएं जहां पर उपलब्ध हों वहां पर जन्म लेना संस्थागत जन्म कहलाता है। तो भारत में इसकी दर जो पहले 79% थी अब बढ़कर 89% हो गई है। क्षेत्रवार बात करें तो ग्रामीणों क्षेत्र में लगभग 87% जन्म संस्थानों में दिया जा रहा है और शहरी क्षेत्रों में 94% दर जन्म संस्थागत हैं। क्लियर है आपको। अब टीकाकरण स्तर की बात करते हैं। तो भारत में टीकाकरण स्तर में काफी ज्यादा सुधार आया है जब से इंद्रधनुष कार्यक्रम चालू हुआ है। तो एनएफएचएस 4 के 62% की तुलना में 12 से 23 महीने की उम्र के 3/4 70% से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया था। क्लियर है आपको। स्टंटिंग और बेस्टिंग क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए। स्टंटिंग या और बेस्टिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है उम्र के हिसाब से कद में कमी, जिसे आप बौनापन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बौनापन। स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग का अर्थ होता है उम्र के हिसाब से कद में कमी। और बेस्टिंग का मतलब होता है कद के हिसाब से वजन में कमी। ठीक है। वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? कद के हिसाब से वजन में कमी। ये दोनों स्थितियां कुपोषण यानी कि पोषण की कमी की वजह से पैदा होती हैं। शरीर हद से अधिक कमजोर हो जाता है, शरीर की मांसपेशियां बहुत अधिक कमजोर हो जाती हैं। वृद्धि रोध या स्टंटिंग के रूप पर भी एक रिपोर्ट आई है। स्टंटिंग को बौनापन भी कहते हैं और वृद्धि रोध भी कहते हैं। विगत 4 वर्षों में भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धि रोध यानी कि स्टंटिंग का स्तर 38 से 36% तक मामूली रूप से कम हुआ है, यानी कि 2% की गिरावट देखने को मिली है। 2019-21 में शहरी क्षेत्रों में 30% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 37% बच्चों में वृद्धि रोध अधिक है। क्लियर आपको। वृद्धि रोध में भिन्नता पुडुचेरी में सबसे कम 20% तथा मेघालय में सर्वाधिक 47% तक है।